मोदी जी के दिल में बसता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, जैसे देश के लिए वैसे हमारे लिए भी है। और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी सर जी के साथ यही कहना चाहता हूं कि लगातार हर वो संभव प्रयास करते रहेंगे जिससे जम्मू कश्मीर का और विकास हो और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो लाभ मिलता रहेगा। और क्वेश्चंस जो है वो एक एक करके पूछेंगे, क्रमबद्ध तरीके से एक ही क्वेश्चन पूछिए। अजय वाचलू, एबीपी न्यूज। अनुराग जी, मेरा सवाल है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जहां आरएसएस है वहां हिंदुओं को जल, जमीन, मकान, मंदिर और शमशान की रक्षा करनी होगी। और ये भी कहा है कि स्वदेशी आचरण जो है वो अपनाना होगा। और साथ में बोला है कि मातृभाषा जो है वो बोले और अंग्रेजी का जो उपयोग है वो कम करें। आप क्या कहेंगे? पालन करूंगा। राजन वैद, न्यूज। सर, मेरा सवाल ये है, अनुराग जी, मेरा सवाल ये है कि जमात इस्लामी ने बोला है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और कश्मीरी पंडित हिंदू जो है उनको वापस कश्मीर घाटी में हम बसाने का काम करेंगे। हर किसी को प्रयास करना चाहिए। रिपब्लिक टीवी, गुरसिमरन सिंह। सर, सवाल ये है, दो सवाल है, इंटरकनेक्टेड है। पहला है यूएस एड का जो फंड्स आया है उसको लेकर काफी ह्यूमन क्राई है कि भारत में जो है मोदी सरकार के अलावा किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने की कोशिश की गई। इसी से जुड़ता दूसरा सवाल है कि जॉर्ज मेलोनिया ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ट्रंप और वो जब बोलती हैं तो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा है, जो लेफ्टिस्ट है। देखिए, तो सच्चाई है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। और इससे उन ताकतों की भी पोल खुली है जो हम कहते हैं कि डीप स्टेट एक्टर्स काम कर रहे थे। और ये बात आज नहीं, मैंने भी कई बार पहले भी कही है कि कुछ विदेशी ताकतें भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती हैं। और अब एक के बाद दूसरे ऐसे जब बातें सामने आ रही हैं तो पता चल रहा है कि एक और जहां जॉर्ज सोरोस के लिंक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के पास पाए गए, उस बिलियनियर की फंडिंग कैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए उस दिशा में देखी गई। और बार बार एक एजेंडा के तहत बहुत बड़ी ताकतें भारत में एक अस्थिर सरकार हो, लोकतंत्र कमजोर हो, उस दिशा में काम करने की बात करती रही। और अब जब ये फंडिंग बंद करके इसको और उजागर किया गया तो इसने तो चेहरा एक तरह से पूरा बेनकाब कर दिया है, पोल खोल दी है। और इटली की प्रधानमंत्री के बयान आने के बाद ये दुनिया भर में देखा गया कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो भारत और कुछ ऐसे अन्य देशों को, वहां के लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी हैं। ये तो भला हो भारत की जनता का धन्यवादी है कि वो इन विदेशी ताकतों के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया और उन्हें फिर लोकतंत्र को मजबूत करते हुए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को चुना है। और अब हम लोग और मजबूती के साथ भारत को विकसित भारत बनाने में लगे हैं। श्री सोमेंद्र कोल या नहीं? सर, अभी जिस तरह मोदी जी ने जो ओबेसिटी के खिलाफ अभियान चलाया उसमें उमर अब्दुल्ला जी को भी उन्होंने नॉमिनेट किया है, किस तरह देखते हैं आप? अगर दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में देखें तो टीबी के मरीज भारत में है, ट्यूबरकुलोसिस। आप डायबिटिक्स के पेशेंट देखेंगे, यानी कि हृदय रोग की बीमारी। आप ओबेसिटी की बात करते हैं, मोटापे की, तो भारत में। आखिरकार ये भारत में क्यों ज़्यादा हो रहा है? ये सारे का सारा लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक करते हो तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और इसके लिए बहुत सारे लोग एक उदाहरण के तौर पर पेश हो सकते हैं कि अपना जो अपनी दिनचर्या रखते हैं वो आपसे साझी कर सकते हैं। उनका खाना पीना क्या है, उनका दिनचर्या क्या, एक्सरसाइज क्या करते हैं, सोते कितना है, कैसे रिलैक्स करते हैं, कैसे अध्यात्म, योगा या फिर खान पान, इन सब के माध्यम से कैसे बेहतर जीवन रख सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी ने पहल की है तो इसके दो बड़े लाभ मिलेंगे। 140 करोड़ भारतीयों को जागरूक करने में मदद मिलेगी, उनको और स्वस्थ जीवन जीने का अवसर मिलेगा
और भारत के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बोझ कम पड़ेगा, लोगों को अस्पताल कम जाना पड़ेगा क्योंकि वो स्वस्थ ज़्यादा रह पाएंगे। इसलिए मैं तो कहूँगा कि जितने भी लोग जो खुद स्वस्थ हैं और बाकियों को अपने जीवन से कुछ सिखा सकते हैं अनुभव से, ऐसे कुछ लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुना है उनको पूरे प्रयास करने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाके उन बातों को रखें और जब भी वो भाषण करें वहाँ पे कुछ मिनट इस स्पेसिफिक विषय पर जरूर बोलें, क्योंकि मोटापा, दिल की बीमारी, ये सारे ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो हमारी दिनचर्या से जुड़े हुए हैं। अनुराग ठाकुर श्री जी, एक सबसे मिनट, पहले दिल्ली में जीत ऐसे के नहीं मैम। श्री सोमेल अब्रोल पीटीआई। अनुराग जी, रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं एलओसी के ऊपर जिसमें पाकिस्तान एक बार फिर से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, खास तौर पर जो ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो किस तरह का जवाब पाकिस्तान डिजर्व करता है और इसके ऊपर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड होना चाहिए? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब पहले भी मिलता रहा, आगे भी मिलेगा। अगर पाकिस्तान अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देना जानती है, पहले भी दिया है, आगे भी देंगे। पाकिस्तान भारत को डिस्टेबलाइज करने के चक्कर में खुद डिस्टेबलाइज हो चुका है। कोई नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा पड़ोसी देश एक फेल्ड स्टेट हो, हमने कभी बुरा नहीं चाहा, लेकिन जिसने बुरी नजर रखी उसके साथ बुरा हुआ ही। और कल भारत की टीम ने चारों खाने चित क्रिकेट के मैच में पाकिस्तान को किया है। सुनील भट्ट, अजय, आज तक, इंडियन टुडे। श्रेया गुप्ता, हिमालयन मेल। सर, रोहिंग्यास जो है इस समय जम्मू कश्मीर में एक हम कह सकते हैं अलग रोल देखने को मिल रहा है, जहां पर उनके काफ़ी लिंक्स जो हैं वो टेररिस्ट से भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब राज्य सरकार से इस बारे में बातचीत की जाती है तो उनका एक ही जवाब आता है कि हमारे हाथ जो हैं वो सेंटर ने बांध के रखे हैं। इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं कहूँगा, बहाने लगाने से कुछ नहीं होगा, शिनाख्त करनी चाहिए और उनको आगे भेजना चाहिए। ख्वाहिश पटियाल, सर सामने यहाँ पे मैं क्योंकि बजट पे ही आए जी, हैं। बजट पे सर, बजट सत्र शुरू होने वाला है और इसको लेकर हम देख रहे हैं कि पीडीपी शराबबंदी को लेकर लगातार जो है एक बड़ी कैंपेन चला रही है। जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट सेलिंग स्टेट है और यहाँ पे बड़ा सा रेवेन्यू वहाँ से भी आता है। अगर हम नेबर स्टेट हिमाचल देखें तो वहाँ पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ किया गया है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पीडीपी इस मुहिम को आगे लेके चल रही है, किस तरह से देखते हैं आप, और क्या हिमाचल के पैटर्न को क्या जम्मू कश्मीर सरकार को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट को अच्छी तरह से फेलिसिटेट करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। आगे और संधू जी, जी, नवभारत। मेरा बजट के रिलेटेड ही सवाल है। बजट आया, उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है लगातार डाउन हो रही है, एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, आयात ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार लोगों में एक रोष है, युवाओं में रोष है कि जो है जिस तरह से आपने देखा है कि लोग जो है देश छोड़, मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ। भारत सरकार 13 PLI स्कीम लेके आई, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और उसमें उदाहरण के तौर पे मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है। आज से 7 साल पहले मोबाइल फ़ोन 99% यानी कि 99% के लगभग विदेशों से ही आते थे, यहाँ पे नाम मात्र बनते थे। आज से 5 साल पहले 1500 करोड़ रुपये मुश्किल से भारत का एक्सपोर्ट था। आज 1,20,000 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट केवल और केवल मोबाइल फोन की है, और ये 4 लाख करोड़ होने वाली। ये तो एक सेक्टर का उदाहरण। दूसरा, खिलौने भारत विदेशों से आते थे, आज भारत में खिलौनों की एक्सपोर्ट 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई। तीसरा सेक्टर डिफेंस। भारत हथियार आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश था। आज भारत ने 26,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया है हथियार का, और 1 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर ली है। अब एयरक्राफ्ट से लेके बाकी सब इन दिशाओं में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने,
दालों तक की बात मैं कर रहा हूँ और दूसरी ओर हथियारों तक की बात कर रहा हूँ। तो दाल की बात हो, हथियार की बात हो, मोबाइल की बात हो, खिलौने की बात हो, इन सारे क्षेत्रों में 13-14 क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत करने के लिए पीएलआई स्कीम्स 1,97,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भर सकते। दूसरा उदाहरण, एप्पल जैसी कंपनी, एक कंपनी के आने से 1.5 लाख करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन की हुई है। 1.5 लाख करोड़। अमेरिका आगे। ने सीमा शुल्क बढ़ा दिया सर, 25%। चलिए सर। सर प्लीज। सर, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पिछले काफी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। वही दूसरी तरफ उनके चीफ मिनिस्टर जो है वो मालदीव के दौरे पर गए हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? घूमने के लिए गए हुए हैं। अब प्रदेश में तो फील गुड फैक्ट्री हिमाचल में रहा नहीं, शायद मालदीव्स में ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आप पूछिए। अनुराग जी, जम्मू कश्मीर में ट्रेन जब सीधे कश्मीर पहुंचेगी उसके बाद जम्मू के लोगों की थोड़ी सी आशंका है, उन्हें लग रहा है कि शायद यहाँ पर टूरिज्म कम हो जाएगा। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है, केंद्र सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि जम्मू खित्ते की जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए? क्योंकि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, केंद्र सरकार मिलकर कुछ ऐसा प्लान करेगी ताकि जम्मू के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे टूरिस्ट बन सके, क्योंकि लोगों को लगता है जैसे पठानकोट में हाल हुआ वैसा ही जम्मू का भी हो सकेगा। देखिए, हमें लगता था कि जब टीवी आएगा तो अखबार का क्या होगा, अखबार भी चले, बड़े भी, टीवी भी बढ़ा, इंटरनेट आया तो लगा कि ये तो अच्छा, टीवी पे तो 3 घंटे बाद खबर चलेगी तो 3 मिनट में दे देता है, तो टीवी का भी विस्तार उतना ही हुआ। किसी के आने से कोई खत्म नहीं होता, हमें केवल अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जम्मू में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा टूरिस्ट तो माता वैष्णो देवी आते हैं, तो ट्रेन तो आने से वंदे भारत वहाँ पे बढ़ेगा ही। जिसको आगे जाना होगा कश्मीर घूमने चले जाएगा, लेकिन जो श्रद्धा भाव